नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2019। आइए देखते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है। ये जो अधिनियम है ये हमारे एमपीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एमपीपीएससी मेंस में इससे एक नए क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्या है इसके प्रमुख प्रावधान। सबसे पहले हम इसके इतिहास पे बात करेंगे। इसका इतिहास जो रहा है उसके बारे में हम इसकी बात करेंगे। उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण की परंपरा समाज के विकास के साथ ही विकसित हुई है। कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में क्रेता के अधिकारों और विक्रेता की लोभी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित आधुनिक आंदोलन, जिसे उपभोक्ता आंदोलन भी कहा जाता है, की शुरुआत 15 मार्च 1962 में, जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च 1962 में अमेरिका से हुई। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों बिल ऑफ राइट्स में जगह देकर उपभोक्ता सुरक्षा आयोग का गठन किया। इसी उपलक्ष्य में 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है भारत में। अगर बात करते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के बारे में, तो भारत में 1966 में 1966 में जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई। यहीं से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन किया या निर्माण किया गया। 24 दिसंबर 1986 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद में पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा इस अधिनियम को संसद में पारित करवाया गया। बाद में 1993 और 2002 में इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान में 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया, वो हम आगे देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर 4 अध्याय और 31 धाराएं थी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1996 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। उपभोक्ता किसे कहेंगे, कौन उपभोक्ता है, ये किसके लिए ये अधिनियम बनाया गया। देखते हैं उपभोक्ता की क्या परिभाषा है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। जी हाँ, हम सिंपली कह सकते हैं उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहेंगे जो कोई वस्तु या सेवा खरीद लेता है अपने पर्सनल उपयोग के लिए, ना कि किसी व्यापारिक उद्देश्य से उसको खरीदता है या सेवा लेता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधी खरीदी के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है। आगे देखते हैं। भ्रमित करने वाले झूठे विज्ञापनों को आधार बनाकर उपभोक्ता का शोषण करने की प्रवृत्ति से उपभोक्ता को बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 वर्तमान में प्रभावशाली है, जिसे संक्षेप में MRTP एक्ट कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया, इसकी क्या पृष्ठभूमि है।
उपभोक्ता के अधिकार। जी हाँ, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। बिल में उपभोक्ताओं के कई अधिकार को स्पष्ट किया गया है, जिनमें से निम्नलिखित हैं। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सेवाओं और वस्तुओं की मार्केटिंग के खिलाफ ये प्रतिबंध लगाता है जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। अगला देखते हैं, इसमें वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक तथा वस्तु के मूल्य की जानकारी प्रदान करने का अधिकार भी उपभोक्ता को होता है। प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता को होता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना। अनुचित और प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सुनवाई या अपील का अधिकार। आगे देखते हैं, इसमें प्रमुख प्रावधान देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। इसकी धारा 4 में केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। ये सभी सरकारी निकाय हैं। धारा 7 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 9 की अगर बात करते हैं तो जिला उपभोक्ता फोरम का गठन जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में होगा। जी हाँ दोस्तों, धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है कि उपभोक्ता फोरम का जो गठन होगा वो जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में किया जाएगा। बात करें अगर हम धारा 16 की, तो राज्य आयोग पीठ का गठन जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य आयोग पीठ के गठन में इसके जो अध्यक्ष होंगे वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होंगे। धारा 20 की बात करते हैं। धारा 20 में राष्ट्रीय आयोग का गठन जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे जो कि सेवानिवृत्त होंगे। धारा 25 की बात करते हैं, उपभोक्ता अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराने की व्यवस्था। जी हाँ, धारा 25 में उपभोक्ता अदालत के द्वारा दिए गए आदेश की पालना कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत आंतरिक आदेशों के अनुपालन न होने अंतरिम आदेशों के अनुपालन न होने पर संपत्ति कुर्क किए जाने की व्यवस्था। दूसरा है आदेशित धनराशि की वसूली भू राजस्व की वसूली की भांति जिला कलेक्टर के द्वारा होगी। धारा 27 की बात करते हैं। धारा 27 में उपभोक्ता अदालतों के आदेशों के अनुपालन न करने पर 1 माह से 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है तथा 2000 से 10,000 तक का आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं और क्या प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरों जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे अर्धन्यायिक निकाय मशीनरी का भी प्रावधान है। फिलहाल देश में 621 जिला फोरम, 35 राज्य आयोग एवं 1 राष्ट्रीय आयोग है। जिला फोरम उन मामलों में फैसले करता है जहां 20 लाख रुपए तक का दावा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत जो जिला फोरम है वो 20 लाख रुपए तक के दावे की जांच करेगा और उसमें न्याय दिलाएगा। अगला है राज्य फोरम जो कि राज्य आयोग है, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों को देखता है। उसके ऊपर है राष्ट्रीय आयोग, ये 1 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी मामले होते हैं या दावे होते हैं उनकी सुनवाई करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में के द्वारा ये संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं, ये निकाय अर्धशासकीय होते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जी हाँ, 3 महीनों के अंदर
शिकायतों का निवारण करना होता है यदि कोई जांच नहीं होती है तो। जी हाँ, अगर जांच होती है तो मामले की सुनवाई 5 महीने तक चलती है। आगे देखते हैं इसकी प्रमुख कार्यप्रणाली किस आधार पर ये कार्य करेगा, क्या कार्यप्रणाली के इसके आधार होंगे। उसमें सबसे पहला है गलत तरीके या प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियों के मामले में जांच करेगा, दोषपूर्ण वस्तु के मामले में जांच करेगा, सेवा में गिरावट होने पर अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारा ये अधिनियम कंप्लीट होता है और जो इसका संशोधन किया गया 2019 में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।